Okay, students, welcome again. Today we are here with another topic, and that is electric potential energy of a system of charges. Before we proceed for this, let me remind what I have taught you in the previous videos. I have explained to you that work done in order to move a test charge from one point to another point in the electric field is given by this expression. This work done when taken as per unit charge. This work done per unit charge is known as electric potential. At a point. And this work done to bring the charge Q naught from infinity to a point is known as electric potential energy. मैंने आपको ये दो कंसेप्ट बताए थे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा जो वर्क डन होगा क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट में लाने के लिए, दैट वर्क विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उस वर्क को पर यूनिट चार्ज निकालते हैं तो उसी वर्क की जो डेफिनेशन बनेगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहलाई जाती है। ये तो हमने सिंगल चार्ज की वजह से निकाला था। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। हमने सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला भी निकाला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला Q चार्ज से एट डिस्टेंस R, ये वैल्यू हमने निकाली थी। अब हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें दो चार्जेस हों या दो से ज्यादा चार्जेस हों, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो सबसे सिंपल सिस्टम है, जो सबसे आसान सिस्टम है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो हमारे पास एक स्पेस है, ये दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल स्पेस। यहां पे एक चार्ज है Q1 एट दिस पॉइंट A, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। दिस इज अनदर चार्ज Q2 एट पॉइंट B। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। जब आप पहले चार्ज को लाओगे, अभी कोई चार्ज नहीं है यहां पे, देयर इज नथिंग इन दिस स्पेस। जब आप इस फर्स्ट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाओगे तो क्या इस चार्ज को कोई अपोज करने वाला है? क्योंकि अभी कोई चार्ज नहीं है, Q2 भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये Q1 को ला रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो इसको अपोज करने वाला कोई दूसरा चार्ज नहीं है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस। तो जो वर्क डन होगा इस Q1 चार्ज को लाने के लिए, क्योंकि इसको कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो जो वर्क डन होगा इस Q1 चार्ज को लाने के लिए वो वर्क डन 0 होगा। दैट वर्क डन इज 0। तो वर्क डन टू ब्रिंग Q1 इज 0। जब आप सेकेंड चार्ज को लाओगे, Q2 को लाओगे, तो ये जो Q1 चार्ज है इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q2 चार्ज को आने नहीं देगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब लाएंगे तो ये Q1 चार्ज इस Q2 को रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। यदि ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, जैसे हम सपोज कर रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को दूर धकेलेगा। जब ये
Q2 चार्ज को पुश करेगा अपने से दूर और हम इसको आगे लाना चाह रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क हम करना पड़ेगा वो किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? जो ये फोर्स लगा रहा है। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग Q2, we have to do work, and that work is called कितने चार्ज को ला रहे हैं हम? Q2 चार्ज को ला रहे हैं किसके अगेंस्ट? Q1 के अगेंस्ट। तो Q1 का पोटेंशियल कितना है? V है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होता है? हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? Q0 इंटू V। तो हम कितने चार्ज को ला रहे हैं? Q2 चार्ज को ला रहे हैं। कितने पोटेंशियल में? इसका पोटेंशियल है यहां पर V। तो ये वर्क डन होगा। Here V is electric potential due to Q1 at the point B। इस Q1 की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा, तो इसका डिस्टेंस को भी आप देख सकते हैं। Therefore पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, इसका डिस्टेंस कितना है यहां से A से B? AB। अब इस AB को कैलकुलेट करना है। हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है। हमने एक ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल OAB। ये जो OA वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, AB की डायरेक्शन इस तरफ को है। मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन A की तरफ को है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, इसको हम ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OA वेक्टर जमा AB वेक्टर, दोनों वेक्टर जो सेम ऑर्डर में है, A इस सेम ऑर्डर में है, इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में। जैसे आप देखें, इसके यदि इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू OB। तो AB वेक्टर किसके बराबर हो गया? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये OB किसके बराबर है? R2 माइनस R1 वेक्टर। इसको हम ये वैल्यू आ गई R2 माइनस R1। लेकिन कहां से कहां तक है? A से B, मतलब पहले चार्ज की पोजीशन से दूसरे चार्ज की। तो इसको R12 वेक्टर भी कहते हैं। और AB का जो मैग्नीट्यूड है, ये तो वेक्टर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना हो तो हम सिर्फ R12 लिख सकते हैं। देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर 2 हम दे सकते हैं। पहले हमने इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन 2 can be written as V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12। ये पोटेंशियल आया इस चार्ज की वजह से यहां पर। तो वर्क डन कितना होगा? Hence work done is equal to, इस चार्ज को भी लाने में Q2 इंटू V, ये था हमने पास। तो W इज इक्वल टू Q2, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। Hence W is equal to 1/4 pi epsilon naught
Q1 Q2 upon R12. This work is stored as electric potential energy, जिसको हम क्या लिखते हैं, वाई लेटर U। तो ये वर्क किसके बराबर हो गया, U के बराबर हो गया। U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई यदि हमारे पास कितने चार्जेस हों, हम दो चार्जेस हों सिस्टम में। फिर से बता रहा हूं, जब आपके पास कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे देयर इज नो चार्ज, तो आपने कोई फोर्स नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जब आपने पहले चार्ज को लगे लाने तो उसको कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो उसको लाने में वर्क डन कितना हो गया, 0। तो Q1 को लाने में 0 वर्क हो गया। फिर आपने Q2 लाया तो ये Q1 उस Q2 को आने नहीं देगा। तो उसको जब यहाँ क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि इसकी ये रिपेल कर रहा है उसको अपने से दूर, तो उसको जबरदस्ती लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है। और वो वर्क जो है वो स्टोर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। अब इसके बाद ये तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने दो चार्जेस लिए हैं। अब हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें 3 चार्जेस वाला सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। हम 3 चार्जेस लेते हैं। तो हमारे पास फिर से हम इस डायग्राम को बना सकते हैं। इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करना हो तो आप कलर्ड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेस है। आप सबसे पहले चार्ज को लाए, Q1 चार्ज को लाए, यहां पे कितना वर्क डन होगा, क्योंकि कोई इसको अपोज करने वाला नहीं है। वर्क डन टू ब्रिंग Q1 इज 0, कोई वर्क नहीं होगा। फिर आप इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, यहां से R1। फिर आप Q2 को लाए, यहां पे ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को B कहता हूं मैं। यहां Q2 को लाए। जब आप Q2 को लाए तो क्या होगा, इस Q2 की पोजीशन वेक्टर कितना है, R2। तो Q2 को जब लाएंगे तो ये Q1 उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो कितना वर्क होगा उसके लिए, आपने अभी निकाला, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 ओवर हेयर इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को भी आप क्या कहते हैं, इसको AB कहते हैं। तो कितना निकला था हमारे पास, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन AB। इस AB को क्या लिखा था हमने, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये वर्क हुआ इस चार्ज को। अब एक और चार्ज लाते हैं, वन मोर चार्ज, ये Q3 चार्ज भी लाए हमें यहाँ पे, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R3 है ओरिजिन से। तो फिर क्या होगा, जब इसको लाएंगे, अभी हमारे पास पहले कितने चार्ज हो गए हैं, ये Q1 भी ले आए हैं हम, Q2 भी लाए। तो इस Q3 चार्ज को लाने से, यहां लाने के लिए जब हम लाएंगे तो कौन अपोज करेगा, इसको Q1 भी अपोज करेगा, इसको Q2 भी अपोज करेगा। मतलब ये दोनों चार्जेस इसको आने से यहाँ अपोज करेंगे। तो हमें वर्क जो है वो इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो वर्क डन, इसको हमने क्या कहा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 1 टू ब्रिंग चार्ज 2 अगेंस्ट 1। तो वर्क डन W1 2 3, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3
अब ये किसके बराबर होगा? जब Q3 को लाएंगे तो पहले Q1 के अगेंस्ट, दैट इज W12 वर्क डन अगेंस्ट W13 वर्क डन to bring the charge Q3 against the electric potential of Q1 plus work done to bring the charge 3 against electric potential of charge 2 किसके बराबर आएगा हमारे पास? अब ये फार्मूला हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब Q1 और Q3 की बात हो रही है तो Q1 Q3 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है? इसको ए सी, इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट बोल देता हूं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q2 भी इसको Q3 को अपोज करेगा, Q2 Q3 अपॉन BC और दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AC को देख सकते हैं। जैसे हमारे पास AC निकाला है, किसके बराबर आ जाएगा? AC आ जाएगा R3 माइनस R1। इसको क्या लिख सकते हैं हम? R13, जैसे हमने पहले लिखा था, जैसे हमने इस केस में लिखा था, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा हमारे पास? सॉरी, यहाँ Q2 नहीं है, यहाँ Q3 है। Q2 Q3 अपॉन ये किसके बराबर आएगा? ये R23, मतलब ये डिस्टेंस 2 से ये डिस्टेंस, ये R23, ये R13, यहां से यहां, ये वर्क डन हुआ हमारे पास। अब यहां से क्या कॉमन आ सकते हैं हमारे पास बाहर? ये तो वर्क डन हुआ जब आपने Q3 चार्ज को लाए, जो इसको लाने के लिए इसके अगेंस्ट भी वर्क हुआ, इसके अगेंस्ट भी वर्क हुआ। देयरफॉर दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देयरफॉर टोटल वर्क डन, दैट इज जब आपने दूसरे चार्ज को लाए थे पहले के अगेंस्ट W12 प्लस ये, जब आप पहले चार्ज को लाए तब तो 0 वर्क हुआ, जब इसको लाए थे तो W12, जब इसको लाए तो इसके अगेंस्ट भी और इसके अगेंस्ट भी, W1 2 3 किसके बराबर आ गया? W इज इक्वल टू, लिखो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे पता लग जाता है यहाँ पे 1 2 है तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस इसके दो पार्ट्स हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस आगे वाला पार्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल सकते हैं हम, जो हमारे पास कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लें। W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब जगह है तो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये जो वर्क डन है ये हुआ इन तीनों चार्जेस को यहां अपनी अपनी जगह लाने में। दिस वर्क डन is stored as electric potential energy, मैंने शॉर्ट में लिख दिया EPE, electric potential energy, hence
U इज इक्वल टू, जो वर्क डन है इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, U वर्ड लिखते हैं। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2। इसको और भी मॉडिफाई वे में लिख सकते हैं हम ऐसे, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ पे समेशन पे निशान लगाते हैं 2, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल हैं 1 2 1 3 2 3, तो I इज इक्वल टू 1 से 3, J इज इक्वल टू 1 से 3, लेकिन यहाँ पे ये कभी ऐसा नहीं होगा Q1 Q1 नहीं होगा, Q2 Q2 नहीं होगा, Q3 Q3 नहीं होगा। तो इसका मतलब है I और J बराबर नहीं होंगे कभी भी आपस में। ये इन दोनों के ये 1 और 2 है, ये कभी ऐसा नहीं हो गया 1 1 हो गया, 2 2 हो गया या 3 3 हो गया, तो I और J बराबर नहीं होंगे। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं QI QJ अपॉन RIJ, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो 6 टर्म्स आती हैं और यहां हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम साथ में 1/2 से भी डिवाइड कर देते हैं, इसका हाफ लेते हैं, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। फिर से देख लीजिए, मैंने जो यहाँ किया है ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको समेशन की फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई। मैं यहाँ पे क्योंकि ये I A Q इनकी वैल्यू Q की वैल्यू जो है 1 से 3 तक है, तो मैंने QI QJ ले लिया। 1 I इक्वल टू 1 से 3, J इक्वल टू 1 से 3, लेकिन कभी आपस में बराबर भी नहीं होंगे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, जैसे I की वैल्यू 1 डालेंगे, J की वैल्यू 2 डालेंगे, फिर I की वैल्यू 1 डालेंगे, J की वैल्यू 3 डालेंगे, फिर I की वैल्यू 2 डालेंगे, J की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, इस तरह से 6 टर्म्स बनती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 3 ही टर्म है, इसलिए हम इसका हाफ लेते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी है फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इसी तरह से हम इसको और भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे माना है कि यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर a system of charge in electric field। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, तो हमारे पास ये स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये ऐसा स्पेस हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मानते थे, अब हम बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब आप एक चार्ज को, पहले Q1 चार्ज को बाहर से लाओगे, तो जब उस चार्ज को आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को अंदर आने से क्या करेगी? अपोज करेगी। तो मान लीजिए हम इस चार्ज को यहाँ पे ला रहे हैं Q1 को, और यहाँ पे Q1 में यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V है। इफ V इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रादर पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉइंट को P कह रहे हूं, देन वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 इज W इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है चार्ज Q1 इंटू V। ये वर्क डन होगा इस चार्ज को लाने में। अब यहाँ पे देखो कंट्रास्ट हो गया। इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि जो पहला चार्ज ला रहे थे इन्फिनिटी से, तो हम कह रहे थे कि वर्क डन कितना होता है? 0। क्योंकि वहां पे क्यों 0 होता था? क्योंकि उसको अपोज करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल हो वो B हो, कितना हो, B पोटेंशियल हो, तो कितना वर्क डन होगा, W इज इक्वल टू Q1 इंटू बी। ये वर्क डन होगा किसके लिए, पहले चार्ज को लाने के लिए। यदि आपने एक और चार्ज लाना हो यहाँ पे Q2, तो क्या होगा, इस Q2 को जब लाएंगे तो जो ऑलरेडी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज को आने से रोकेगी, और साथ में ये जो Q1 है ये भी इसको रोकेगा। When charge Q2 is brought to its position, then W2 किसके बराबर होगा, दैट इज दो जगह होगा, Q2 इंटू किसके बराबर, Q2 किसके अगेंस्ट, इंटू V, जो यहां पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट। हम इसको ब्रैकेट में भी V कहां पे, जब इसकी पोजीशन R2 है, इसकी पोजीशन R2 है, इसकी पोजीशन R1। मैं इसको यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसका मतलब गुणा नहीं है, इसका मतलब है पोटेंशियल है उस पॉइंट पे जिसकी पोजीशन कितनी है R1, ये पोटेंशियल है उस पॉइंट का जिसकी पोजीशन कितनी है R2। तो ये पोटेंशियल भी इस Q2 को रोकेगा और ये भी रोकेगा, इसका पोटेंशियल भी रोकेगा। तो इसका पोटेंशियल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना होता है, Q2 इंटू किसका पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पोटेंशियल यहां पे कितना होता है, चार्ज बटे ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को मैंने बताया था कि ये R1 हो ये R2 हो, तो हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, R12 R12 हेंस, और W इज इक्वल टू Q2 V R2, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये इस चार्ज को लाने के लिए वर्क हुआ। देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना हुआ इन दोनों चार्जेस को लाने के लिए, देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा, इस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क हुआ था W1, इस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क हुआ W2, तो दोनों को ऐड करिए, कितना आया हमारे पास, W इज इक्वल टू Q1 V ब्रैकेट में R1 प्लस Q2 V ब्रैकेट में कौन सी पोजीशन पे R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। ये जो वर्क है दिस विल बी स्टोर्ड एज, दिस वर्क is stored as electric potential energy, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो जो वर्क किया जाता है दैट विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यदि उसी वर्क को आप पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करें कि एक यूनिट चार्ज को लाना हो तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले हमने अभी कैलकुलेट किए, ये हमने किए यदि एक से ज्यादा चार्ज हो सिस्टम में, 2 चार्जेज हो, 3 चार्जेज हो। पहले हमने किया कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, फिर हमने अभी कैलकुलेट किया यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो 2 चार्जेस की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिकल ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, रिपीटेड प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं ये आपकी समझ में आएंगे। इनको कोई याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये जितनी ज्यादा बार इनको आप करते जाते हैं उतनी ज्यादा ये आपके अंदर इनकी मास्टरी बनती जाती है।
तो इन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है, कि देखते हुए अंडरस्टैंड करना है। इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी। एक और लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो आपके पास जस्ट 2 मिनट के लिए क्वेश्चन है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। आपके पास मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। ये जो दोनों ग्राफ हैं, आपके पास 2 चार्जेस हैं यहां पे, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है। इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव होगी। तो रिपल्सिव होगी तो एक दूसरे के नजदीक नहीं रहना चाहेंगे चार्ज, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। लेकिन यदि आप इनको एक दूसरे के नजदीक लाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगी। जब फोर्स लगाना पड़ेगी आपको, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन ऑन द चार्ज होगा, इस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको फोर्स लगा के जबरदस्ती इसको लाना पड़ेगा। ये तो भागना चाहेगा यहां से, लेकिन आपको फिर भी इसको यहां लाना पड़ेगा। तो वो जो वर्क आपने किया, दैट वर्क इज पॉजिटिव नाउ, मतलब आपने वर्क किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, these are my hands, if I rub my hands, what is happening? I am doing work. क्या प्रोड्यूस हो रही है? My hands are getting hot. ये गर्म हो रहे हैं, तो मतलब मैं हीट पैदा कर रहा हूँ, एनर्जी पैदा कर रहा हूँ। तो जब इन चार्जेस को, ये तो दूर जाना चाहते हैं लेकिन हम इनको यहीं पे रखना चाहते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। दैट वर्क इज पॉजिटिव। और जो वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी? इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह का ग्राफ होता है। ये जो ग्राफ है, ये इस तरफ को हम U लेते हैं, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरफ को डिस्टेंस लेते हैं। तो आपके पास आप देख सकते हैं, जब ये चार्जेस नजदीक होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो इनको बड़ी मुश्किल से एक साथ रखा होगा, बहुत ताकत लगाना पड़ी होगी इनको इकट्ठा रखने में। दैट मीन्स बहुत वर्क करना पड़ रहा होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, जब डिस्टेंस 2 चार्जेस के बीच में कम होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस 2 चार्जेस के बीच में बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो ये यहां से हमें पता चल रहा है कि जब दोनों सिमिलर चार्जेस हों तो वर्क डन कैसा होता है? हमारे पास वर्क डन इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। और इनके बीच में जो फोर्स होगी 2 चार्जेस के बीच में, वो कैसी होगी? फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं, जो 2 चार्जेस आपने लिए हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है Q1, एक Q2, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इनके बीच में फोर्स ऑफ क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ये तो पहले नजदीक आना चाहेंगे, तो यहाँ पे तो हमें इनको नजदीक लाने के लिए वर्क करना नहीं पड़ेगा, मतलब इनको यहां रखने के लिए वर्क करना पड़ेगा, इनको दूर रखने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। हमें वर्क डन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी इज U इज आल्सो नेगेटिव। तो जो इनके बीच में कौन सी फोर्स है? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? ये ऐसे, इस तरफ को U, इस तरफ को R। तो हमको क्या पता चल रहा है? जब R बहुत ज्यादा है, मतलब 2 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी कम है, इनको वहीं पे रखने में कम वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास? कम नेगेटिव होगी। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, इनको यहां रखने में बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक दूसरे के और नजदीक आना चाहेंगे। हम इनको दूर रखने में
वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है हमारे पास, नेगेटिव आ रही है। तो इन दो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि यदि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो तो फोर्स कैसी होती है, दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव। और यदि दो चार्जेस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आए तो फोर्स कैसी होगी, दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो इस आर्टिकल को आपने इसके वॉल्यूम के ऊपर नहीं जाना है, आपने इसको समझना है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की वजह से, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हमने निकाली, और ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हमने तब निकाली जब यदि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है एंड आई होप यू विल feel comfortable while solving this article. Thank you very much.